प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं आपके डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी का एसोसिएट प्रोफेसर सुरेश कुमार, जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इनकम टैक्स। और आप लोग ये जानते हैं कि इनकम टैक्स सेकेंड ईयर में भी है और इनकम टैक्स एमकॉम में भी है, तो दोनों क्लासों के विद्यार्थी ही इससे लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन एक साथ साथ में बात यह है कि आप लोग जहाँ तक संभव हो, या तो आप लोगों ने पुस्तक की व्यवस्था कर ली होगी, या पुस्तक की व्यवस्था आप लोग अतिशीघ्र कर लें और उसका अध्ययन करना शुरू कर दें। इनकम टैक्स का वैसे बड़ा लेंथी पेपर है, लेकिन इसमें दिक्कत जैसी कोई बात नहीं है। निरंतर अध्ययन करके और इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। तो मेहनत आप लोगों को ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है और जो सारा नियमों से संबंधित मामला है, हर चीज़ के बारे में अलग अलग नियम क्या दिए हुए हैं। इसलिए पहला काम आप ये कर लें, पुस्तक की व्यवस्था कर लें। अक्सर विद्यार्थियों को जब पुस्तक के बारे में कहा जाता है तो वो कहते हैं कि पुस्तक खरीदें कौन सी। तो मार्केट में आपको बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए इनकम टैक्स की, क्योंकि हर साल कुछ न कुछ हल्के फुल्के चेंजेज हो जाते हैं, इसलिए बुक आपको नई खरीदनी है। जब तक नई की व्यवस्था नहीं हो, थ्योरेटिकल पोर्शन आप किसी भी अपने पूर्व साथी से लेके, पुरानी पुस्तक लेके उससे भी एक बार के लिए अध्ययन कर सकते हैं। जहाँ तक प्रश्न के पुस्तक के लेखक का सवाल है, तो दो तरह के पब्लिशर हैं, प्रकाशक हैं, जिनके यहाँ की पुस्तक अक्सर अपन काम में लेते हैं। या तो चौधरी प्रकाशन की है, आप किसी भी दुकानदार को जाके कहेंगे कि इनकम टैक्स की पुस्तक चौधरी प्रकाशन वाली चाहिए, तो वो आपको दे देगा। इसी तरह से या आप ले सकते हैं रमेश बुक डिपो पर जो पुस्तक प्रकाशित होती है। दोनों पुस्तकें यहाँ चूरू में उपलब्ध हो जाती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए। जहाँ तक एमकॉम फाइनल में पेपर चलता है टैक्सेशन एंड टैक्स प्लानिंग का, उस पुस्तक की बात है, वो नया संस्करण बहुत लेट आता है, तो उससे पहले एमकॉम वाले भी पुरानी पुस्तक को ही लेके, और सेकेंड ईयर की इनकम टैक्स चूँकि आधार का काम करती है, तो सेकेंड ईयर की भी पढ़ सकते हैं। और साथ साथ में एमकॉम फाइनल के लिए उनको टैक्सेशन की पुरानी पुस्तक अगर मिलती है तो एक बार उसका अध्ययन शुरू कर दें। लेकिन अल्टीमेटली नई किताब लेनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेज होते हैं और थोड़े बहुत चेंजेज की वजह से प्रश्न में, कैलकुलेशन में अंतर आ जाता है। लेकिन एक बार काम चलाने के लिए आप पुस्तक की व्यवस्था अवश्य कर लें, ये मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। तो आज अपन पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स की शुरुआत में इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। सिलेबस का जहाँ तक मामला है, सिलेबस आप लोगों को मैंने ऑनलाइन व्याख्यान में सिलेबस के बारे में बता दिया था, और सिलेबस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लियर कर दिया था। आप लोग सिलेबस की व्यवस्था भी कर लें, या आप इसे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की साइट पर भी आपको सिलेबस मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट निकाल लें और हर समय आप अपने साथ में सिलेबस रखें। सिलेबस के बाद में अपन शुरुआत कर रहे हैं इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स की जब शुरुआत करते हैं तो पहला चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन का। तो इसका परिचय की बात है, जहाँ तक टैक्स के, उसमें कर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। पहले को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स से ऐसे कर से होता है जिसका भार उसी व्यक्ति को वहन करना होता है जिस पर यह लगाया जाता है, अर्थात कराघात, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड करापात, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। यानी इंसिडेंस और इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मानी है प्रभाव, तो प्रभाव भी उसी पर
पड़ता है और भार भी उसी पर होता है। तो इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों एक ही व्यक्ति पर होते हैं। वो कर होता है डायरेक्ट टैक्स। जिस व्यक्ति पर इस कर को लगाया जाता है वह व्यक्ति अपने स्वयं के पास से इस कर का भुगतान करता है। वह इस कर को अन्य व्यक्ति से वसूल नहीं कर सकता। ये खासियत है डायरेक्ट टैक्सेस की। अपन कर रहे हैं इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स का मतलब एक टैक्स, और टैक्स दो तरह के, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स वैसे आप लोगों के लिए ये शब्द कोई नया नहीं हो सकता। आय के ऊपर जो कर लगता है वो कहलाता है इनकम टैक्स। इनकम के ऊपर कर लगना, और वो डायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स की पहचान ये बताई कि डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर लगता है वही उसे वहन करता है, ये है। अब उसके बाद में दूसरा डायरेक्ट के बाद में कर आता है इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिनका इंसिडेंस और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। ये लगता किसी पर है और वो वसूल लेता किसी और से है। इस कर का भुगतान यद्यपि उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिस पर इसे लगाया जाता है। भुगतान तो वो करता है, परंतु वह ऐसे कर को वस्तुएं एवं सेवाओं के उपभोग करने वाले व्यक्ति से वसूल कर लेता है। यानी जिस पर लगा या जिस दुकानदार पर वो लगा वो ग्राहक से वसूल कर लेता है। इस प्रकार ऐसे कर का भार, बर्डन ऑफ टैक्स या इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, वस्तुएं एवं सेवाओं का उपभोग करने वाले व्यक्ति पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अप्रत्यक्ष करों के कुछ अपन उदाहरण भी देखना चाहेंगे। प्रत्यक्ष करों का उदाहरण अपन ने देखा, उसमें सबसे मेन उदाहरण है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। तो अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं फिर? अप्रत्यक्ष कर हैं, आप लोग आजकल नाम से परिचित हो गए होंगे। इन दिनों वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कर लग रहे हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जीएसटी लगता है दुकानदार पर, विक्रेता पर, जबकि वो वसूल कर लेता है इसे क्रेता से। तो ये मुख्य रूप से दो तरह के कर हो गए, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो हुआ जिस पर लगा उसे ही उसे चुकाना पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर वो हुआ जिसके ऊपर लगा वो किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र कर देता है। करों के प्रकार के बाद में आयकर के बारे में अपन देखते हैं कि भारत में इसका इतिहास क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रही है, हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अपने देश में सर्वप्रथम 1860 में 1816 में सर जेम्स विल्सन द्वारा आयकर लगाया गया था। सबसे पहले 1860 में लगा। उस समय ये कर 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था या सैनिक विद्रोह के कारण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को आर्थिक हानि हुई, उसको पूरा करने के लिए उस गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाया था 1860 में। सर जेम्स विल्सन द्वारा इसे लगाया गया। उस समय आयकर की सीमा 200 रुपये वार्षिक थी, जो बाद में धीरे धीरे बढ़ते हुए 1862 में 600 रुपये कर दी गई। सन 1886 में पहली बार आयकर संबंधी विस्तृत अधिनियम पास किया गया। 1860 में लागू हुआ आयकर, और 1886 में इनकम टैक्स से संबंधित, आयकर से संबंधित अधिनियम 1886 में पास किया गया। और तभी से ये भारतीय वित्त व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। 1886 में
विस्तृत एक अधिनियम पास किया गया, एक्ट पास किया गया। सन 1916 में पहली बार आयकर की प्रोग्रेसिव रेट्स लागू की गई। प्रोग्रेसिव रेट्स का मतलब कम आय वालों पर कम लगेगा, ज़्यादा आय वालों पर ज़्यादा लगेगा। ये प्रोग्रेसिव रेट्स 1916 में पहली बार लागू की गई और 1886 के अधिनियम में समय समय पर आवश्यक संशोधन होते रहे और ये अधिनियम 1886 वाला 1917 तक चलता रहा। 1918 में इसके स्थान पर एक नया अधिनियम पास किया गया, जिसकी प्रमुख विशेषता चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष में कर निर्धारण करना था। इसकी 1918 का जो अधिनियम था, इसकी विशेषता ये थी कि जिस वर्ष की आय है उसी वर्ष में कर का निर्धारण किया जाए। 1918 का अधिनियम केवल 4 वर्ष ही प्रभाव में रहा और 4 वर्ष बाद यानी 1922 में इसके स्थान पर नया अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट 1922 पास किया गया। इस अधिनियम में चालू वर्ष के सिद्धांत को समाप्त करके गत वर्ष के आधार पर कर लगाने का प्रावधान किया गया। 1922 वाले अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि चालू वर्ष में गत वर्ष की आय पर कर लगाया जाए। 2 तरह के वर्ष होते हैं, एक चालू वर्ष होता है, एक गत वर्ष होता है। इसको बाद में मैं आप लोगों को आगे चल के समझाता रहूँगा। ये जो अधिनियम था 1922 का, इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे, परंतु 1939 में किए गए संशोधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। इसके बाद में 1956 में सरकार ने इस अधिनियम को लॉ कमीशन को सुपुर्द कर दिया। इस समय तक आयकर अधिनियम में बहुत अधिक संशोधन हो चुके थे और इन संशोधनों के कारण अधिनियम बहुत जटिल हो गया था। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1958 में पेश की। इसी दौरान करदाताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी बना दी है। इस कमेटी ने 1959 में रिपोर्ट पेश करी। इस समय तक सरकार इस अधिनियम के स्थान पर नया अधिनियम बनाने के बारे में सोचने लगी। 1959 में सरकार ये सोचने लगी कि अधिनियम अब आज़ादी के बाद में दूसरा बने। अतः इस कमेटी की रिपोर्ट एवं लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 24 अप्रैल 1961 को इनकम टैक्स का एक बिल 1961 में लोकसभा में पेश कर दिया गया और उसके आधार पर 1961 में वर्तमान आयकर अधिनियम लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया। अभी आयकर अधिनियम जो जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो 1961 में लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया। आयकर संबंधी व्यवस्थाओं को अच्छे से समझने के लिए कुछ अधिनियमों एवं नियमों का अध्ययन आवश्यक है और उसमें सबसे पहले अधिनियम है आयकर अधिनियम 1961, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये लोकसभा में पेश किया गया था, वहाँ इसको पास कर दिया गया। ये था 61 का। ये है आयकर अधिनियम और फिर उसके बाद में बने आयकर नियम 1962 में। इन नियमों के नियमन 1 के अनुसार इनको आयकर नियम 1962 कहते हैं और ये 1 अप्रैल 1962 से प्रभाव में आए। ये नियम आयकर अधिनियम के सप्लीमेंट हैं, उनके अनुपूरक हैं। अतः इनमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है जो अधिनियम के
से विरोधाभास रखता हो तो आयकर अधिनियम हो गया 61 का और आयकर नियम हो गए 1962 के। उसके बाद में फिर आगे अब नई टर्म अपने लिए आती है वित्त अधिनियम वार्षिक। वित्त अधिनियम को कहते हैं अपन फाइनेंस एक्ट, वित्त अधिनियम फाइनेंस एक्ट और वार्षिक ये हर साल। आयकर अधिनियम 1961 में आयकर की दरों का उल्लेख नहीं है, आयकर की रेट क्या हो इसका उल्लेख है 1961 के आयकर अधिनियम में नहीं है। अतः सरकार क्या करती है, हर वर्ष वित्त अधिनियम में उन दरों की घोषणा करती है जिसके आधार पर कर चुकाना होता है। साधारणतः वित्त मंत्री फरवरी में संसद में वित्त विधेयक पेश करता है और इसमें करों की दरों के संबंध में पूरा उल्लेख होता है। तो ये तीन चीज़ें समझने की हो गई, आयकर अधिनियम 61, आयकर नियम 62 और वित्त अधिनियम वार्षिक। हर साल वित्त अधिनियम पारित होता है संसद के द्वारा जिसमें टैक्स रेट्स होती हैं, दी हुई होती हैं। और उसके बाद में अगली जो टर्म है वो आती है प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड ऑफ सेंट्रल टैक्सेज, CBDT होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के द्वारा जारी किए गए परिपत्र। ये भी एक बॉडी है जो आयकर से संबंधित अधिनियम में दिए गए प्रावधान कई बार अस्पष्ट या विस्तृत नहीं होते हैं। अतः कर निर्धारण में सुविधा बनाए रखने के उद्देश्य से ये बोर्ड जो है वो स्पष्टीकरण और परिपत्र जारी करता है, सर्कुलर्स जारी करता है। उसको भी आपको ध्यान में रखना है। एक सरकारी अधिसूचनाएं सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है और नोटिफिकेशन जारी करती है वो भी धीरे धीरे नियम बन जाते हैं। और लास्ट में टर्म है न्यायिक निर्णय। कोर्ट भी टैक्स से संबंधित इस फील्ड में अपने निर्णय कई बार विवाद होने की वजह से अगर कोई पार्टी कोर्ट में जाती है तो न्यायिक निर्णय भी दिए जाते हैं और धीरे धीरे वो फिर सरकार के द्वारा नियमों में शामिल कर लिए जाते हैं या उनका प्रभाव ख़त्म करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाता है। तो ये कुछ टर्म थी जो इनकम टैक्स से संबंधित आपके काम में आएंगी। अपने को पता लगे कि इनकम टैक्स से किस तरह से कैसे क्या शुरू हुआ और उसके बाद में अगला टॉपिक अपन कल शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू।